हम हैं नया IDN 7 हौसला है। दिवाली आपने धूमधाम से मनाई होगी और देश दिन भर में हम आप सबको और साथ ही साथ हमारे कुछ खास संवाददाताओं को भी जो अभी हमारे साथ हैं नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। दिल्ली से विजय चौक से अरुण सिंह आपको, ITO से रवि आपको और मुंबई से निशात शमसी आपको भी। सबसे पहले दिवाली से जुड़ी खबरों के लिए चलते हैं रवि सिंह के पास। रवि, राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में दिवाली बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। अलग अलग शहरों में लोगों ने पटाखे छोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। रोशनी के त्योहार ने इन बच्चों की खुशियां दोगुनी कर दी हैं। दिवाली का त्योहार इन बच्चों के लिए बेहद खास होता है। साल भर इस एक पर्व के लिए बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस खास मौके पर लोगों ने अपने घरों में मिट्टी के दिए जलाए और रोशनी का खास इंतजाम किया। आज हम लोग दिवाली है इसलिए हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, लेकिन क्रैकर्स ज्यादा नहीं जलाने चाहिए इसलिए हम लोग फुलझड़ियाँ जला रहे हैं। आज हमने बहुत सारे पटाखे जलाए, फुलझड़ियाँ जलाई, चक्रगिन्नी जलाई। जरूरी नहीं कि लोग सिर्फ पटाखे फोड़कर ही खुशियों का इजहार करें। पर्यावरण की सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों ने इस बार बिना पटाखों के दिवाली का त्योहार मनाया। देश के दूसरे हिस्सों में भी दिवाली धूमधाम से मनाई गई। मंदिरों में भारी तादाद में पहुंचकर भक्तों ने पूजा अर्चना की। दिवाली के मौके पर जहां लोगों ने अपने घरों में रोशनी की, वहीं देश भर के मंदिरों को अद्भुत तरीके से सजाया गया। गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर से लेकर बोध गया के मंदिरों तक में शानदार सजावट कर दिवाली के त्योहार को खास बनाया गया। दिवाली के मौके पर रोशनी में नहाया स्वर्ण मंदिर देखते ही बन रहा था। यहां भक्तों ने ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर मत्था टेका। पटाखों की रोशनी में स्वर्ण मंदिर और भी खूबसूरत दिखाई दिया। उधर बोध गया में भी बौद्ध भिक्षुओं ने पटाखे फोड़कर और फुलझड़ियां चलाकर दिवाली की खुशियां बांटी। गांधीनगर का अक्षरधाम मंदिर भी खास अंदाज में सजाया गया। नजारा जो आज देखा है डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत सुंदर लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में तो मुस्लिम महिलाओं ने बकायदा हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना कर दिवाली मनाई। झीलों के शहर उदयपुर को भी दिवाली पर दुल्हन की तरह सजाया गया। उधर झारखंड में दिवाली के दौरान काली पूजा की परंपरा है, तो जमशेदपुर में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए गए। देश भर के तमाम शहरों में पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। अब देखते हैं दिवाली पर हुए हादसे से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें संक्षेप में। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा से, जहां एक दुकान में लक्ष्मी पूजन में रखे गए दीपक से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसने पास की तीनों दुकानों को भी चपेट में ले लिया। 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक शोरूम में अचानक आग लग गई। आग इतनी ज्यादा फैली कि आधे घंटे के अंदर अंदर सारा माल जलकर खाक हो गया। हालांकि कुछ समय बाद आग पर काबू पाया जा सका। और राजस्थान के ही नागौर में फर्नीचर की दुकान में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 1 घंटे मेहनत के बाद आग को काबू में किया। बुलंदशहर के शिवपुरी इलाके में एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम राजकुमार बताया जा रहा है, जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करता था। बताया ये जा रहा है कि बीती रात जब राजकुमार स्कूटी से अपने घर लौट रहा था, घर के सामने घात लगाए 3 बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पटना के गर्दनी बाग में किसी बात को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर लाठी डंडे चले। इस घटना में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले को शांत कराया और दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। और अब प्रधानमंत्री मोदी के कश्मीर दौरे से जुड़ी खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अरुण सिंह के पास। जी अरुण। दीपावली के दिन जहां पूरा देश अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन पर काम पर लगे रहे। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने सियाचिन का दौरा किया, जहां सैनिकों के साथ वक्त बिताया, सैनिकों का हौसला बढ़ाया।
सियाचिन यानी दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र, सियाचिन यानी दुनिया का सबसे मुश्किल जंग का मैदान, सियाचिन यानी -40 से -70 डिग्री की अकल्पनीय ठंड, सियाचिन यानी जहां गोली से ज्यादा बेरहम मौसम लेता है सैनिकों की जान, सियाचिन यानी हमारे जवानों के हौसले की मिसाल। बर्फ के इस रेगिस्तान में हर वक्त मौत से जूझते हुए देश की सरहद की हिफाजत करते जवानों की हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के दिन उनके बीच पहुंचे, उनके साथ वक्त बिताया, उनके हौसले को सलाम किया और उनकी हौसला अफजाई भी की। थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, देश के जवानों के प्रति सारा देश गर्व की अनुभूति करता है। सियाचिन की ऊंची चोटियों से मोदी ने दीपावली के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और सेना के अधिकारियों और जवानों को बधाई भी दी। मोदी ने सियाचिन में सैनिकों को संबोधित करते हुए एक बार फिर कहा कि वो सेना में एक रैंक एक पेंशन की मांग को पूरा करेंगे। दिवाली के दिन सियाचिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचे, वहां बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाया। उसके बाद तमाम सियासी दलों के साथ बैठक कर बाढ़ के बाद हालात का जायजा लिया। यही नहीं, उसके बाद 745 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान कर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के लोगों को दीपावली का तोहफा दिया। दिवाली के दिन प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत की रोशनी बनकर आए। कुदरत के कहर के बाद अंधेरों से घिरी उनकी जिंदगी में मोदी ने भरी उम्मीदों की रोशनी। मोदी ने बाढ़ पीड़ितों का न सिर्फ दुख दर्द बांटा, बल्कि उम्मीद के मुताबिक राहत पैकेज का भी ऐलान किया। मकानों की मरम्मत के लिए 570 करोड़ रुपया, 570 करोड़ रुपीस। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के विरोध में अलगाववादियों ने घाटी में बंद का ऐलान किया था, लेकिन पीएम के साथ बैठक में शामिल हुए राजनीतिक दलों ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ बाढ़ के मुद्दे पर बात की और बेहद गंभीरता से बात की। और अब देखते हैं कुछ और अहम खबरें संक्षेप में अपने सहयोगी आकाश के साथ। बिल्कुल अरुण, जम्मू कश्मीर से ही जहां आप और हम पहले बाढ़ के समय गए थे, वहां से कुछ और भी अहम खबरें हैं, उन्हीं के बारे में बताते हैं एक एक करके। श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की खुले दिल से तारीफ की और कहा कि स्वच्छ भारत अभियान में उमर अब्दुल्ला का योगदान सराहनीय है और उनके योगदान से कश्मीर के लोग स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ेंगे। दिवाली के दिन पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के सांबा और जम्मू जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर गोलीबारी की। बीएसएफ के प्रवक्ता के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजरों ने गुरुवार तड़के 1 बजे और 4 बजे रामगढ़ और अरनिया सेक्टरों में कुछ सीमा चौकियों पर गोलीबारी की। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर संघर्ष विराम का बार-बार उल्लंघन करने के कारण इस बार बीएसएफ ने दिवाली पर पाकिस्तानी सैनिकों को मिठाइयां नहीं दी। बुधवार को फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों को बता दिया गया था कि इस बार दिवाली पर उनका मुंह मीठा नहीं कराया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान ने भी ईद के मौके पर भारत को मिठाई नहीं भेजी थी। और अब रुख करते हैं महाराष्ट्र की खबरों का, जिसे बताएंगे मेरे सहयोगी निशात शमसी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि उनकी महाराष्ट्र की राजनीति में लौटने की कोई इच्छा नहीं है और वो दिल्ली में अपने काम से संतुष्ट हैं। दिवाली के मौके पर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान गडकरी ने कहा कि मीडिया में उनके और फडणवीस को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है उससे वो दुखी हुए हैं। Already I have cleared my role that I am only interested to stay in Delhi. बीजेपी पहले दिवाली के बाद महाराष्ट्र में सरकार बनाने की बात कह चुकी है। माना जा रहा है कि पार्टी के विधायकों की 27 अक्टूबर को मुंबई में एक बैठक होगी जिसमें पार्टी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 28 अक्टूबर को होने की संभावना है। महाराष्ट्र में 288 सीटों वाली विधानसभा के लिए हुए चुनावों में बीजेपी 122 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी शिवसेना ने साथ आने के संकेत दिए हैं। 26 तारीख को एनडीए के घटक दलों को प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाने वाले रात्रि भोज में शिवसेना ने भी शामिल होने के संकेत दिए हैं।
दिवाली निकल जाने के बाद अब महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद फिर से तेज होने के आसार हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के कहने पर दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद अब पार्टी के सांसद 26 तारीख को पीएम मोदी के डिनर में भी शामिल होंगे। शिवसेना के राज्यसभा सांसद अनिल देसाई के मुताबिक उनकी पार्टी को भी इसमें शामिल होने का न्योता मिला है और वो इसमें शामिल होंगे। माना जा रहा है कि खुद उद्धव ठाकरे भी गठबंधन की बातचीत करने के लिए इस डिनर पार्टी में पहुंच सकते हैं। मीडिया में ये खबरें आई थी कि शिवसेना ने सरकार में शामिल होने के लिए बीजेपी के सामने उप मुख्यमंत्री पद समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांग रखी थी। हालांकि शिवसेना ने इन खबरों को खारिज कर दिया था। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार बनाने के लिए दोनों पार्टियां किस तरह साथ आती हैं। अपने हक की लड़ाई लड़ रही एक महिला प्रोफेसर को जब कहीं से इंसाफ नहीं मिला तो उसने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा। इसका असर ये हुआ कि उस महिला को न सिर्फ अपना हक मिल गया बल्कि सम्मान भी। ये है नोएडा में रहने वाली कविता सुरभि। कविता 2007 से 2013 तक एमिटी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन पढ़ाई की वजह से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। कविता ने जब ग्रेच्युटी फंड के लिए आवेदन किया तो उन्हें काफी परेशान किया गया। 40,000 की ग्रेच्युटी पाने के लिए किसी विभाग ने कविता का साथ नहीं दिया। आखिर में कविता ने पीएम मोदी को अपनी शिकायत भेजी है। प्रधानमंत्री हैं देश के, जो इतने व्यस्त हैं, उनके स्टाफ के पास इतना वक्त है कि वो जनता को समय दे रहे हैं, उनके साथ न्याय हो रहा है। पीएमओ को भेजी शिकायत का असर ये हुआ कि पीएमओ की तरफ से मेल मिलने के बाद श्रम आयुक्त और एमिटी यूनिवर्सिटी प्रशासन हरकत में आया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कविता को बुलाया और उनसे माफी मांगी। साथ ही 40,000 की ग्रेच्युटी के बदले ब्याज सहित 1,60,000 रुपए दिए। और अब देखते हैं देश भर की कुछ और अहम खबरें संक्षेप में। पहले बेंगलुरु, जहां 3 साल की बच्ची से स्कूल में रेप के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीड़ित बच्ची को 10 लोगों के फोटो दिखाए, जिनमें से बच्ची ने 3 लोगों की पहचान कर ली है। उधर स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच हुई बैठक में स्कूल में सुरक्षा के मुद्दे पर पेरेंट्स ने कड़ी नाराजगी जताई। दिवाली के दिन भोपाल के नीलम पार्क में भोपाल गैस कांड से प्रभावित विधवाओं ने प्रदर्शन किया। ये महिलाएं पेंशन की रकम 275 से बढ़ाकर 1,000 रुपए करने की मांग कर रही थी। भोपाल में 5,000 से ज्यादा गैस पीड़ित विधवाएं हैं। मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले 3 दिनों में 11 बच्चों की मौत हो गई है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ये सभी बच्चे कुपोषण का शिकार थे। पिछले साल भी इस अस्पताल में कई बच्चों की मौत से सवाल उठे थे।